गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस ऑफलाइन ओनली किए थे, ऑनलाइन में नहीं किए थे। कुछ और भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद फिर आज कूलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे, एक नया टॉपिक्स होगा, तो देखते हैं। लिखिए तो क्वेश्चन। लिखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है, किया जाता है तो उसकी त्रिज्या ए नंबर बढ़ती है, बी नंबर घटती है, सी नंबर अपरिवर्तित रहती है, डी नंबर नन, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। इंग्लिश इसका होगा व्हेन ए सॉफ्ट बबल इज चार्ज्ड देन इट्स रेडियस ए नंबर इंक्रीजेज, बी नंबर डिक्रीजेज, सी नंबर रिमेन सेम, डी मतलब नन है, घटती है। चार्ज करेंगे तो घट जाएगी। साबुन का बुलबुला बढ़ती है, वेरी गुड। देखिए साबुन का रगड़ते हैं तो साइज बढ़ता है घटता है। जानते हैं क्यों बढ़ता है? देखिए क्यों बढ़ता है। मानिए देखिए ये साबुन का एक बुलबुला है, साबुन का क्या है, ये बुलबुला है, और ये बुलबुला है, इसको चार्ज कर दिए। चार्ज दो प्रकार का होता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। बाबू ध्यान दीजिए, प्लस प्लस में रिपल्सन होता है, या तो माइनस वाला चार्ज हो सकता है। बोलो जल्दी से, तो बताइए माइनस माइनस में भी क्या होता है, रिपल्सन होगा, साइज बढ़ेगा, रिपल्सन होगा तो रेडियस बढ़ेगा। नहीं, जैसे यह गोला है और एक ये स्फेयर है, रेडियस इसका ज्यादा है और इसका क्या है, कम है। इसका मतलब अगर चार्ज करते हैं तो एक ही जैसा चार्ज होगा, आइदर प्लस और माइनस। अगर पॉजिटिव हुआ तो फिर भी रिपेल करेगा, निगेटिव होगा तो फिर भी रिपेल होगा, जिसके कारण से साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जल्दी से इसको लिखिए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखिए तो। करे किसी अचालक पदार्थ, क्वेश्चन से लिखिए, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेशित किया जाता है, तो वह वितरित होता है। कहाँ पे बताइए, सतह पर, बी नंबर सतह के अलावा अंदर भी, सतह के अलावा अंदर भी, सी नंबर
केवल भीतर, केवल भीतर। डी नंबर नन। सोचिए थोड़ा। व्हेन इंसुलेटर मटेरियल ऑफ स्फीयर इज चार्ज्ड, देन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ए नंबर एट सरफेस, बी नंबर एट सरफेस एंड इनसाइड इट, सी नंबर ओनली इनसाइड, डी मतलब नन। कौन सा होगा? गलत बात, नन होगा। देखो कैसा है, देखो यहाँ अचालक पदार्थ है, चालक, इसमें चार्ज चल सकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें चार्ज चल सकता नहीं है, तो इसीलिए वो अचालक है। तो जहां देंगे वहीं रहेगा। अगर देखो क्वेश्चंस आपको इस तरह देते हैं, दो को दे रहे, एक कंडक्टर है, दूसरा क्या है? इंसुलेटर। ये वाला कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब चालक, इसमें चार्ज चल सकता है। और ये है इंसुलेटर, मतलब होता है अचालक, इसमें चार्ज चल नहीं सकता है। गौर कीजिएगा ध्यान से। अगर यह कंडक्टर है, यहां पर चार्ज दिए प्लस, प्लस प्लस में रिपल्सन होगा। ध्यान दीजिए बाबू आप, प्लस प्लस में रिपल्सन होगा, या माइनस माइनस में भी रिपल्सन होगा, तो एक दूसरे से दूर चला जाएगा। तो देंगे यहाँ, लेकिन यहाँ रहेगा नहीं, सब एक दूसरे से दूर चला जाएगा। लेकिन यह प्लास्टिक है, इंसुलेटर है, अगर यहाँ चार्ज दिए तो यहीं रहेगा, क्योंकि चार्ज चल ही नहीं सकता इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं? मानो जैसे प्लस प्लस में रिपल्सन होता है, यानी दुश्मन है, चार दुश्मन को पकड़ो, इस रूम में रख दो, सब एक दूसरे से दूरी बना लेंगे। एक यहाँ तो एक यहाँ, एक मैक्सिमम डिस्टेंस पर चला जाएगा, कोई दिक्कत। अगर यदि चार दोस्त को, चार दुश्मन को एक ही जगह रखो, चारों तरफ से आग लगा दो, चारों तरफ से आग लगा दो, तब चल पाएगा वो? तब जबरदस्ती उसी जगह रहना ही पड़ेगा उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही वजह है कि इंसुलेटर पर चार्ज जहां दीजिएगा, इंसुलेटर पर चार्ज जहां दीजिएगा वहीं रह जाएगा, लेकिन कंडक्टर पर जब दीजिएगा तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर चला जाएगा, यानी सरफेस पर फैल जाएगा। कहां फैल जाएगा? सरफेस पर। और इंसुलेटर पर सरफेस पर नहीं फैलेगा, जहां दीजिएगा वहीं रहेगा। लिखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है। कर जब किसी आवेशित, लिखो तो, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, तो उसका द्रव्यमान ए नंबर ऑप्शन घटता है, ए नंबर ऑप्शन घटता है, बी नंबर बढ़ता है, सी नंबर अपरिवर्तित रहता है, डी नंबर घट या बढ़ सकती है, घट या बढ़ सकती है। वेरी गुड, घट या बढ़ सकती है। चार्ज प्लस भी हो सकता है, चार्ज माइनस भी हो सकता है। अगर प्लस हुआ तो बढ़ जाएगा, माइनस होगा तो घट, सॉरी माइनस होगा तो बढ़ जाएगा, प्लस होगा तो घट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में। आप जो पढ़ते हैं कोई भी चीज, अब उस पर क्वेश्चंस कैसा होगा, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आना चाहिए, उड़ता हुआ दिखना चाहिए, तब आप रियली पढ़े हैं। अगर पढ़ लिए और क्वेश्चन को याद कर रहे हैं ए और बी और सी और डी करके, इसका मतलब पढ़े नहीं है, कोई फायदा आपका पढ़ने से नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है। मिटा दूं? हैं? हाँ, इतना कर लो। और 20 ही थोड़ा ना, ये 200 क्वेश्चन है। ये आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह वह क्वेश्चन है, नहीं समझे, जो एग्जाम में पूछा गया।
ये जो अभी बताया लास्ट वाला, ये 2018 में पूछा था। जल्द पढ़ो न जी, कुछ भी पूछेगा सब जवाब देगा। जब यह आप जानते थे कि ये बन जाएगा हमसे, नहीं ना जानते थे, बना कि नहीं, उसी टाइप से कुछ भी पूछेगा, आप सीखे हैं ना, तो आप सब बना दीजिएगा। आगे लिखिए, अब VVI कूलम्स लॉ, हिंदी में बोलते हैं कूलाम का नियम। देखिए, द साइंटिस्ट कूलम्स experimentally explain the electrostatics static force, electrostatics force between two static point charge. So it is called Coulomb's law. This law obey the inverse square law, as like gravitational force, एज लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, लिखिए हिंदी, वैज्ञानिक कूलाम ने, ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दिमाग नहीं है क्या जी, के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल की व्याख्या प्रयोग के आधार पर किया था। इसलिए इसे कूलाम का नियम कहते हैं। यह नियम गुरुत्वाकर्षण नियम के तरह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। अब देखते हैं भाई इसका नियम क्या है, ध्यान दीजिए। इसको बोलेंगे स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट मतलब कथन। क्या कहा है इसने, ठीक है। 2 लॉ दिया है, कितना लॉ दिया है, 2 लॉ। प्रथम नियम, पहले नियम में ये बताया है कि समान प्रकृति के आवेश के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण लगता है या आकर्षण बल लगता है। लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। यही है पहला स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट यही है कि समान प्रकृति के आवेश के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। ऊपर समझ गए हैं ना? ऊपर कोई दिक्कत? ऊपर किसी को कोई दिक्कत? देखिए ये क्या बता रहा है, इस चीज को समझिए। अगर यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। देखो ये Q1 है प्लस चार्ज और ये भी है प्लस चार्ज Q2। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, एक लाइन बना रहे हैं तो समान चार्ज रहेगा, एक ही जैसा, ये भी प्लस ये भी प्लस, एक दूसरे को रिपेल करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी ये वाला धक्का मारेगा उसको उधर और ये भी मारेगा इधर, तो इसका मतलब इसका फोर्स इस डायरेक्शन में होगा F। कोई दिक्कत? किस पर लग रहा है ये? 2 पर। किस पर लग रहा है? 2 पर। कौन लगाया? 1। कौन लगाया? 1। कोई दिक्कत? इस तरह से दिखाते हैं। ये धक्का मारेगा इधर, कौन धक्का मार रहा है? किस पर लग रहा है? 1 पर। लगाया किसने? 2 पर। कोई दिक्कत? तो अट्रैक्शन का या रिपल्सन का जो फोर्स है यह दोनों बराबर ही होता है। किसी को तुम खींचो, तुमको वो खींचेगा, बराबर ही खींचा जा सकता है, ज्यादा नहीं खींचा जा सकता है। जैसे हम इसको खींच रहे हैं, अगर हम इससे नहीं खींचे, यहां देखिए, यहां अगर हम इससे इस खींचना ही छोड़ देंगे, ये खींच पाएगा? हम अगर 1 न्यूटन लगाएंगे तो ये भी 1, ज्यादा नहीं लगा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? या रिपल्सन, यानी हम धक्का मार रहे हैं इसको, ये भी मार रहा है इसको, रिपल्सन भी क्या होगा? सेम ही होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये न्यूटन के तीसरे नियम का भी पालन करता है। कोई दिक्कत? अगर यदि यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है और फिर यहां पर भी एक नेगेटिव चार्ज है Q1 और ये क्या है? Q2। इस केस में भी माइनस रिपेल करेगा और इधर फोर्स कितना लगाएगा? F। किस पर लग रहा है? 1 पे। कौन लगाया? 2 ने। फिर इधर भी फोर्स लगेगा किस पर?
किस पर फोर्स लग रहा है? 2 पर। कौन लगाया? 1। इस तरह से होगा। ये समान चार्ज रहेगा तब। समान, इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा सीखिए। ये लाइक चार्ज के लिए है, लाइक चार्ज ऑब्जेक्ट। मतलब क्या होता है? समान प्रकृति के आवेशित वस्तु। कोई दिक्कत? अगर समान नहीं रहा, अगर समान नहीं रहा, एक है माइनस, ध्यान दीजिएगा, एक है माइनस Q1 और Q2 क्या है आपका? प्लस। तो बताइए क्या होगा? प्लस वाला खींचेगा, इसको खींच लिया इधर, कितने फोर्स से? इसको समझो, यानी यह फोर्स किस पर लगा? 1 पे। कौन लगाया? 2 ने। अब ये भी उसको खींचेगा, इसका मतलब इधर भी एक फोर्स लगा। ओके, कौन लगाया? किस पर लग रहा है? 2 पे। किस पर लग रहा है? 2 पे। लगाया किसने? 1। अट्रैक्शन यहां पर हो रहा है, अट्रैक्शन, और यहां पर क्या हो रहा है? रिपल्सन। यहां पर क्या हो रहा है? रिपल्सन। यहां पर अट्रैक्शन हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है? रिपल्सन। तो ये जो फोर्स है यहां पर अट्रैक्शन फोर्स है और ये वाला फोर्स क्या है? रिपल्सन फोर्स है। कोई दिक्कत? अब देखिए F12 और F21 दोनों बराबर होता है, इसीलिए इसके बदले हम लोग F बोल देते हैं। बार बार क्या दिखा देते हैं हम लोग? F। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो लिख लीजिए इसको। ये पहला नियम था। अब हम लोग द्वितीय नियम पर चलेंगे। द्वितीय नियम, दूसरा नियम क्या है? ठीक है, 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होती है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होती है। इंग्लिश में है ये सेकेंड लॉ। द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेज या स्टैटिक चार्ज ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। नीचे मिटाऊं? तेजी से लिखिए।
मिटाऊं नीचे। तो स्टेटमेंट सेकेंड देखिए क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा, यानी कह रहा है कि दो चार्ज है, एक Q1 चार्ज है, कुछ भी है पॉजिटिव या नेगेटिव, और दूसरा क्या है Q2 चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज है दो। तो ऑब्वियसली है फोर्स लगेगा, बोलो, या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल। अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स का मान सेम होता है, मान सेम होता है। यानी एक अगर 10 कूलम का प्लस चार्ज रखे, दूसरा माइनस का रखे 10 कूलम का, जो फोर्स लगेगा वही फोर्स 10 प्लस कूलम रखी है फिर प्लस कूलम रखिए उतना ही लगेगा। बशर्ते होगा क्या, एक प्लस और एक माइनस है तो अट्रैक्शन होगा, अगर दोनों प्लस है तो रिपल्सन होगा। लेकिन फोर्स के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मैग्नीट्यूड के केस में। और दोनों पर लगाता है, यह भी लगाता है इस पर और यह भी लगाता है इस पर, संयोग से नहीं, हकीकत में दोनों फोर्स बराबर ही होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए हम लोग बीच में F दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं? F। कूलम्स ने एक्सपेरिमेंट किया, कूलम्स ने एक्सपेरिमेंट किया। कैसे किया यह देखिए। कूलम्स ने बहुत सारे चार्ज का पेयर लिया, ध्यान से देखिए। एक Q1 चार्ज ये है और ये क्या है Q2 चार्ज। समझने वाली बात है, समझिएगा। पहला चार्ज लिया 2 कूलम, दूसरा लिया 10 कूलम, कोई दिक्कत? फिर लिया 5 कूलम और ये ले लिया 50 कूलम। कितना ले लिया ये? 50 कूलम। और ये ले लिया 50 कूलम और ये ले लिया 1 कूलम। एक बार ले लिया कुछ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद लॉ देता है। ये ले लिया 2 कूलम, ये ले लिया 25 कूलम। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देखिए, इसको जब गुना किया, पहले इस दोनों फोर्स के बीच फोर्स निकाल रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था चार्ज को रख रख के। समझ में आ रहा है कि नहीं? उस एक्सपेरिमेंट का नाम था टॉर्सन बैलेंस एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था उसका? ये भी पूछ सकता है कभी कभी। तो इसको हम लोग कहेंगे 20। कितना आया? 20। ये आ गया कितना? 100। ये कितना आ गया? 50। ये भी कितना हो गया? 50। जब प्रोडक्ट सबसे ज्यादा यहां आया, 250, सबसे ज्यादा फोर्स इसमें हुआ। जब इसका गुणनफल, ध्यान से देखिए, अगर गुणनफल जैसे जैसे बढ़ रहा था, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट गुणनफल जैसे जैसे बढ़ रहा था कि फोर्स भी बढ़ता था, रिपेल ज्यादा हो रहा था या अट्रैक्ट ज्यादा हो रहा था। कोई दिक्कत? यहां पर देखिए, यहां पर एक 50 कूलम है, एक 1 कूलम है, तो फिर भी प्रोडक्ट 50 आया। यहां पर भी ये 2 कूलम है और ये 25, फिर भी आया क्या? 50। ये दोनों केस में फोर्स सेम आया, दोनों केस में फोर्स सेम आया। कहने का मेरा मतलब है कि ये जो फोर्स लगता है दोनों चार्ज के बीच, यह डिपेंड कर रहा था कि दोनों चार्ज का प्रोडक्ट कितना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दोनों चार्ज का प्रोडक्ट कितना है, यह बात कूलम्स को कहाँ से आया था? तो न्यूटन्स का जो लॉ है ग्रेविटेशन का, वहीं से आया था। ग्रेविटेशन लॉ क्या है? ग्रेविटेशन लॉ 11th में है, M1 और ये M2। ऐसा नहीं कि 11 से पहले कभी नहीं था फिजिक्स में, था ही, पीछे बहुत होगा। दोनों अगर 8 डिस्टेंस पर है, कितना डिस्टेंस पर है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्शन फोर्स होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यह फोर्स जो था ग्रेविटेशनल फोर्स, वह M1 और M2 का समानुपाती था। समझ में आ रहा है कि नहीं? और दोनों के बीच के दूरी का व्युत्क्रमानुपाती था। कोई दिक्कत? तो जिस तरह से मास के बीच फोर्स लगता है, जिस तरह से मास के बीच फोर्स लग रहा था, उसके प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं?
उसी तरह से कूलम्ब्स को चार्ज के बीच भी फोर्स समझ में आया, नहीं समझे? इसीलिए इसने स्टेटमेंट दिया, दूसरा स्टेटमेंट, कि दो चार्ज के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वह समानुपाती होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट मतलब गुणनफल के। कोई दिक्कत? तो न्यूटन ने पहली बात ये कहा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका? चार्ज के मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड के गुणनफल का, प्लस माइनस नहीं लेंगे, ठीक है? प्लस माइनस केवल क्या बताता है? अट्रैक्शन और रिपल्सन को। कोई दिक्कत? तो इस तरह से उसको ये पता चला। फिर आगे देखिए, उसके बाद यह डिस्टेंस पर खेल करने लगा। ध्यान से देखिए, डिस्टेंस पर क्या खेल होने लगा कि इस बार क्या किया, दो चार्ज फिक्स ले लिया। मानो एक 10 कूलम लिया तो दूसरा 20 कूलम लिया, दूसरा क्या लिया? 20 कूलम लिया। और इस बार इसको कुछ दूरी पर रखने के बाद जो फोर्स आया वो आया 100 न्यूटन। कितना आया? अब मानो 1 मीटर पर रखे थे, कितने पर आया? कितना? 100 मीटर। जैसे ही 2 मीटर कर दिए, जैसे ही 2 मीटर कर दिए 25 न्यूटन आ गया। 2 मीटर कर दिए, डिस्टेंस 2 मीटर किए, फोर्स कितना आ जा रहा था? 25 न्यूटन। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे ही 3 न्यूटन किए, जैसे ही 3 न्यूटन किए तो 3 मीटर किए तो फोर्स आ गया 100/9। कितना? यहां पर आ गया था 100/4, 100/4 25। जैसे ही 4 मीटर किया फोर्स आ गया 100/16। घट रहा है, बोलो जल्दी से। जैसे ही 5 किया, जैसे ही 5 किया कि फोर्स आ गया 100/25, 100/। इस तरह से एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशंस किया, देखा, तब पता चल रहा है ओह डबल किए, इसका मतलब यह 2 का स्क्वायर है। क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं? 3 किए 9 आया, इसका मतलब 3 का स्क्वायर है। ये 4 किए, इसका मतलब 4 का स्क्वायर है। 5 किए मतलब, इसी तरह ग्रेविटेशन में भी हो रहा था, इसी तरह से न्यूटन्स लॉ के ग्रेविटेशनल में भी हुआ था। इसीलिए इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस जो है, इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है दूसरा बात ये देखा, वो डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर का। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा था कि फोर्स घट रहा था, उसमें भी किस तरह घट रहा था? डिस्टेंस के स्क्वायर के रूप में। किसके रूप में? बस ये नियम दे दिया फटाक से। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर डिस्टेंस 2 बढ़ाता था, 2 दूना 4, 4 से घट जा रहा था, 3 बढ़ाता था 9 से घट जा रहा था, 5 बढ़ाता था 25 से घट जा रहा था, 10 करता था 100 गुना से घट रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं? 9 कर रहा था तो 81 गुना से घट रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट को देखा, देखने के बाद स्टेटमेंट दे दिया। पहला चीज तो यह देखा कि लाइक चार्ज था वह एक दूसरे को रिपेल कर रहा था, अनलाइक चार्ज था वह एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था। एक लॉ ये दे दिया। दूसरा, कितना अट्रैक्ट और कितना रिपेल कर रहा है, कितना अट्रैक्ट और कितना रिपेल कर रहा है, इस चीज को देखा। ये चार्ज के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा था। चार्ज का प्रोडक्ट जैसे जैसे बढ़ते जा रहा था गुणनफल, उस तरह से फोर्स भी बढ़ते जा रहा था। और डिस्टेंस जो है दोनों के बीच वह बढ़ रहा था तो फोर्स घट रहा था। और यह पालन इसी तरह से किया। कोई दिक्कत? इसीलिए कह दिया कि फोर्स जो है समानुपाती होता है किसका? Q1 और Q2 के गुणनफल का। कोई दिक्कत? एवं व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों के बीच के स्क्वायर का। दोनों के बीच के डिस्टेंस के वर्ग का। इस दोनों चीज को हम एक में भी मर्ज कर सकते हैं डायरेक्ट। कोई दिक्कत? अभी नहीं लिखो यार, अभी नहीं लिखो, अभी समझो।
इसका मतलब यही आपका फोर्स हो गया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अस्थिर रहना। प्रोपोर्शनल का मतलब समझाते हैं थोड़ा सा, मैथ अगर नहीं जानते हैं। एक आदमी ए है, दूसरा क्या है बी। देखो ए के पास अगर 5 रुपया है, कितना है, तो बी के पास 20 रुपया है, कितना है, 20 रुपया है। अगर ए को हो गया 10 तो बी को हो जाता है 40 रुपया। ए को हो गया अगर 15, कितना हो गया 15, तो ये हो जाएगा 60 रुपया। कितना हो जाएगा, इसका मतलब ए को बढ़ता है तो बी को भी, ए को बढ़ता है तो बी को भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ए समानुपाती है किसका, बी का। ऐसे ही ना मैथ में सोचते समानुपाती, बोलो जल्दी से। अच्छा समानुपाती है, इसको बराबर बनाना है। क्या बनाना है, बराबर। तो बताइए, देखो इसमें किससे गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे। हर जगह अगर 4 से गुना कर देंगे तो बताइए बराबर है कि नहीं, तब बोलो जल्दी से। इसका मतलब है समानुपाती जो भी चीज हो उसको बराबर करना है, उसको बराबर करना है। उसके बगल में कोई न कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, उसके बगल में कोई न कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यह चीज भले आप लोग अभी तक नहीं सीखे होंगे, लेकिन आ गया होगा साइंस में बहुत बार। बचपन से जब पढ़े होंगे तो ये क्यों समानुपाती को हटा के कांस्टेंट डालते हैं। विजन क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, चलिए नो दिक्कत। अब समझिए तनिक, अब ये समझिए कि कभी कभी क्या होता है ना, समानुपाती, जैसे ये समानुपाती है, यहाँ पर ये कर सकते हैं 5 20 के समानुपाती। कभी कभी ये भी 20 और ये भी 20 हो जाएगा। ये 40 तो ये भी, ये अगर 60 तो ये भी। उस समय तब के का मान 1 आता है, उस समय के का मान क्या आता है, 1। समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी प्रयोग करने के बाद ही कांस्टेंट पता चलता है। तो कूलम्स ने, अब समझिएगा, इसका मतलब है, ध्यान से देखिए, इसका मतलब है F समानुपाती है तो क्या लगाए, बराबर। इसका मतलब कोई न कोई कांस्टेंट लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और कांस्टेंट कौन देगा, जो एक्सपेरिमेंट किया है वही देगा, कूलम्ब ने देगा। किसने देगा, कूलम्ब ने। इसीलिए इस कांस्टेंट का नाम है, के को कहते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, कूलम्ब्स कांस्टेंट। कोई दिक्कत। यह कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट से लाया। कहां से लाया, जिस एक्सपेरिमेंट को देखकर लॉ दिया, अरे जिस एक्सपेरिमेंट को देख करके लॉ दिया उसी एक्सपेरिमेंट से लाया, कूलम्ब्स कांस्टेंट। यह, अब लिखिए, यह टॉर्शन बैलेंस एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है। और के का मान कितना निकाला है, 9 × 10⁻9। कितना निकाला है, 9 × 10⁻9 एक्सपेरिमेंट से। जैसे अभी एक्सपेरिमेंट से 4 निकाले थे ना हम लोग, उसी टाइप से एक्सपेरिमेंट किया और निकाला कितना, 9 × 10⁻9। कोई दिक्कत। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, देख लीजिए, उतारिएगा, हम नहीं मिटाएंगे। यूनिट क्या हो जाएगा, यहां से यूनिट इसका निकाल सकते हैं। देखिए इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, K = फोर्स × R² Q1 × Q2। लिख सकते हैं ना। ये इधर चला आएगा, ये भाग लग जाएगा।
अब देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, डिस्टेंस को मीटर स्क्वायर बाय चार्ज का कूलम, फिर कूलम क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। तो यह वैल्यू एक्सपेरिमेंट से कूलम ने निकाला है। कौन से एक्सपेरिमेंट से, टॉर्शन बैलेंस एक्सपेरिमेंट से। किस एक्सपेरिमेंट से, टॉर्शन बैलेंस एक्सपेरिमेंट से यह नियम निकाला है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए एक चीज, न्यूटन्स ने जो यह नियम निकाला था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके स्क्वायर का, यह कांस्टेंट आजीवन न्यूटन ने दे नहीं पाया। यह जो जी लिखते हैं ना, जी प्रोपोर्शनल के बगल में क्या लिखते हैं हम लोग, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। यह कांस्टेंट, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यह न्यूटन ने नहीं दे पाया। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसी का स्टूडेंट था एक केवेंडिश, समझ में आ रहा है कि नहीं, जो कि न्यूटन जब जवान थे तो उसी समय उसके पास पढ़ा था और उससे काफ़ी प्रभावित था, उससे काफ़ी प्रभावित था जब उसी का स्टूडेंट ही था। सुनो, दिमाग बढ़ाना पड़ेगा, दिमाग को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ाइए, बढ़ेगा धीरे धीरे, अभी तो आए ही है, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, कोशिश कीजिएगा। तब कुछ नहीं है, लिखना बड़ा चीज नहीं है, ये तो हम छोड़ भी देते हैं आप ही लोग के लिए, लिख भी सकते हैं। तो न्यूटन ने नहीं दे पाया तो केवेंडिश उसी का स्टूडेंट था। बहुत दिनों के बाद, लगभग 100 साल बाद, नहीं समझे, केवेंडिश जब बूढ़े होने लगा उस समय, नहीं तो अधूरे था लॉ, इससे कुछ फार्मूला निकलता, चीज़ें को एक्सप्लेन कर दे रहा था लेकिन निकाल नहीं पाया, कोई दिक्कत। अब केवेंडिश ने निकाला जी का मान, तब न्यूटन का लॉ पूरा हुआ बहुत दिन के बाद। ऐसा नहीं कि कोई प्रयास नहीं कर रहा था, न्यूटन ने भी काफ़ी प्रयास किया और सब साइंटिस्ट भी प्रयास किए थे, सफलता नहीं मिला था, सफलता मिला बाद में। उसी टाइप से यह के जितना आसानी से हम लोग पढ़ लेते हैं उतना आसानी से निकाला नहीं था, कोई दिक्कत। और यह वाला लॉ और साइंटिस्ट निकाल भी दिया था, सारा कुछ समझा भी दिया था, लेकिन ये के का मान दे ना पाया। समझ में आ रहा है कि नहीं, कूलम्स ने के का मान दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग कूलम्स लॉ। यह लॉ फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कोई दिक्कत कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा वह इतना ही लगेगा। के का मान 9 × 10⁻⁹। अभी कंप्लीट ना हो गया है और भी आगे कल बढ़ेगा, ये पहले इतना लिखिए। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिखा दीजिए, आर है। ऊपर वाला कहानी मिटा देता हूं, ऊपर वाला कहानी। स्थिर रहिए, अभी थोड़ा और कुछ समझाना है। कल 26 जनवरी है, रुको न, समझाएंगे केवल और कुछ बताएंगे नहीं, तुरंत छोड़ देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज देखिए और समझाता हूँ। फ्रैंक लिख लिए हैं, लिखो न तो जल्दी से। ये नहीं लिखना है, तेजी से लिखिए, तेजी से लिखिए।
चलो समझो, ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग चार्ज इलेक्ट्रॉन पढ़े थे, प्रोटॉन पढ़े थे और क्या पढ़े थे, फ्रैंकलिन के अनुसार आपको बताए थे, फिजिक्स में नहीं है लेकिन वो अपने स्टेटमेंट दिए थे। इसको क्या बोले थे, गर्ल बोले थे, और इसको क्या बोले थे, बॉय। हर जगह सेट कर रहा था, और इस पर ट्रेन पर ताली बजाने वाला जो है कोई चार्ज नहीं। इस पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव, और इस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। समझ में रहेंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज किस तरह रोल करता है, बॉय के तरह। निगेटिव चार्ज किस तरह रोल करता है, गर्ल्स के तरह करता है। हम लोग को पता है, कोई दिक्कत। तुम सोचो, आपने जो देखा कि एक प्लस चार्ज और दूसरा भी प्लस चार्ज है, बताइए दोस्ती होगा कि धक्का लगाएगा एक दूसरे को। प्लस प्लस में लड़का लड़का में दोस्ती होता है, सही से बताइए, नहीं होता है। वह जो दोस्ती होता है वह बड़ा कमजोर दोस्ती है, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला दोस्ती है, मास के कारण। किसके कारण, चार्ज क्या एक गुण है, चार्ज क्या एक गुण है, जो कि आ जाता है किसी वस्तु पर तो वो फोर्स लगाने लगता है। बोलो जल्दी से, यही ना। उसी टाइप से सुंदरता एक गुण है, जब किसी पर आ जाता है तो वो फोर्स लगाने लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। सुंदरता क्या है, एक गुण है, जो किसी इंसान में आ जाता है तो वो फोर्स लगाने लगता है। अगर प्लस प्लस रहेगा तो रिपल्सन वाला गुण लगेगा, नहीं समझे। अगर दोनों माइनस माइनस रहा, लड़की लड़की, वो भी दोस्ती नहीं होता है, वो भी एक दूसरे को रिपेल करता है, सुंदरता के कारण। समझ में आ रहा है कि नहीं, चार्ज के कारण। अगर एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है, तब क्या होता है, एट्रैक्शन। तब क्या होता है, एट्रैक्शन। ये भी सुंदर है, यानी गुण आ गया है चार्ज का, ये भी सुंदर है। जितने सुंदर उतने ज्यादा फोर्स। तो यहां पर भी देखो, जितने ज्यादा चार्ज उतने फोर्स। डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, नजदीक रहेगा तो ज्यादा फोर्स लगाएगा। एक यहाँ है, दूसरा अमेरिका में है, तो धीरे धीरे फोर्स घट जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान से सुनिएगा। तो इसीलिए फ्रैंकलिन जो सोचा था, जो थॉट था उसका, उसके अनुसार भी देखिए तो आपको सूट कर रहा है हर जगह, कोई दिक्कत। और ये जो फोर्स है, क्या लगता है हर जगह बराबर ही लगेगा। पानी में रखिएगा ना चार्ज, सेम डिस्टेंस पर सेम चार्ज को, कुछ और फोर्स लगेगा। हवा में रखिएगा तो कुछ और लगेगा। दोनों के बीच मेटल रख दीजिएगा तो कुछ और लगेगा। अलग अलग मीडियम पर फोर्स अलग अलग लगेगा। समझ में आ रही है। कौन सा, चार्ज वाला, कौन सा, मास वाला नहीं। मास वाला ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, हर जगह एक ही जैसा लगता है। लेकिन चार्ज वाला फोर्स अलग अलग मीडियम में अलग अलग लगेगा। इस चीज पर चर्चा कल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान दीजिए एक सेकंड। जैसे देखो, सस्तंग में बैठा है, सस्तंग वाला मीडियम, वहां फोर्स सुंदरता वाला काम करेगा ज्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं। पार्क में है तो वहां पर सुंदरता वाला फोर्स ज्यादा काम करेगा। यानी अलग अलग क्लास में है, अलग काम करेगा। समझ में आ रहा है। अलग अलग मीडियम में, अलग अलग मीडियम में फोर्स, जैसे इंसान के भी सुंदरता के कारण अलग अलग लग सकता है, उसी टाइप से चार्ज के कारण अलग अलग मीडियम में फोर्स अलग अलग आता है। इट इज द रियल सेंस। नहीं समझे, ये रियल सेंस है। ये चीज ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे हर एक सब्जेक्ट में इस तरह से इंटरेस्ट है। ठीक है, ओके, जाओ।